गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विभव मापी के अनुप्रयोग। हम 5 विभव मापी का अनुप्रयोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसमें पहला जो हमारा अनुप्रयोग होगा, पहला विभव मापी के अनुप्रयोग में वो होगा किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। यानी विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना यानी विभव मापी की सहायता से हमें एक प्राथमिक सेल है, उस प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो जो विभव मापी के अनुप्रयोग होंगे, उन विभव मापी के अनुप्रयोग में सबसे पहले हम उनका परिपथ चित्र बनाएंगे, उसके बाद उसकी संरचना देखेंगे कैसे होती है, उसके बाद उसकी क्रिया विधि देखेंगे कि हमें कैसे कैसे प्रयोग करना है। बेसिकली हम जो ये छठा चैप्टर है प्रैक्टिकल में करेंगे। सारे प्रैक्टिकल्स इसी चैप्टर से हैं, लगभग 2-4 प्रैक्टिकल है जो बाहर है, तो ये सारे हम प्रैक्टिकल में दोबारा से समझेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसका संरचना चित्र बनाते हैं, यानी इसका नामांकित चित्र बनाते हैं कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो डायग्राम देखो विभव मापी में सबसे पहले हम इसका प्राथमिक परिपथ बनाएंगे ऊपर, और प्राथमिक परिपथ में एक सेल के साथ एक कुंजी और कुंजी के साथ एक धारा नियंत्रक, ये तीनों फिक्स है। ये सेल है, इसको नाम देते हैं ईपी प्राइमरी सेल है। इस कुंजी को देखो अब K1 नाम देंगे, क्योंकि 2 कुंजियां काम में लेंगे तो इसको K1 नाम दे देंगे। और धारा नियंत्रक होगा RH, रियोस्टेट। इस सेल का ये प्लस है, ये माइनस है। सेल का जो प्लस है वो विभव मापी के बिंदु A से जोड़ देंगे, ये बिंदु A, और बिंदु A से और बिंदु B के बीच में विभव मापी का 10 मीटर लंबा वायर लगा रहता है, और 10 मीटर लंबे वायर का जो दूसरा सिरा है B, उसको हम धारा नियंत्रक RH से जोड़ देते हैं। बता रखा है धारा नियंत्रक RH में जो तीर का चिन्ह लगाना जरूरी है, जिससे हम प्रतिरोध को बदल सकें, यानी धारा का मान परिवर्तित कर सकें। तो ये हमारा प्राथमिक परिपथ है, ये सभी प्रयोगों में सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। सेल EP, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH। सेल का प्लस है वो बिंदु A से, और माइनस है वो कुंजी K1 से। धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा बिंदु B से, A और B के बीच में 10 मीटर लंबा क्या है, वायर है विभव मापी का। अब हमें प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेल लेंगे और उस सेल का जो प्लस सिरा है वो जोड़ देंगे A से। ध्यान रखो हमेशा प्लस A से जुड़ेगा। और माइनस है वो माइनस एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे G से, धारा मापी G से, माइनस सिरा। और गैल्वेनोमीटर को फिर हम जोकी की सहायता से तार पे टच करा देते हैं, जोकी J, जिससे हम संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो हमें प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसका विद्युत वाहक बल हम ले लेते हैं E। इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E, और इसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, वो हम स्मॉल r मान लेते हैं, स्मॉल r। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सेल के प्लस से एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB, प्रतिरोध बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स पहले बात कर चुके हैं क्या होता है, जिसकी सहायता से हम उपयुक्त मान का प्रतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक RB जिससे मैक्सिमम 100 ओम तक हम प्रतिरोध काम में लेते हैं, और एक HRB आएगा, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, उच्च प्रतिरोध बॉक्स, उससे 5000 ओम तक का हम एक बार में ही प्रतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। इस RB के साथ एक दूसरी कुंजी लगा देंगे, इस कुंजी को बोलेंगे हम K2, और इस कुंजी का जो दूसरा सिरा है वो हम इस सेल E के माइनस सिरे से कनेक्ट कर देंगे। तो देखो परिपथ दोबारा से समझ लो कैसा परिपथ है। ये सबसे पहले प्राथमिक परिपथ है, सेल EP, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1। सेल का प्लस हमेशा A पे आएगा और माइनस हमेशा K1 पे जाएगा, RH बिंदु B। अब द्वितीयक परिपथ हमें जोड़ना है। द्वितीयक परिपथ में देखो पहले हम बता चुके हैं जितने भी सेल होंगे
उन सब के धनात्मक सिरे हमेशा बिंदु ए से जोड़ते हैं। तो इस सेल का प्लस बिंदु ए से आ गया, माइनस गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर धारामापी से जो कि जे जोड़ देते हैं। अब इस सेल के साथ में हम एक रेजिस्टेंस बुक और कुंजी के को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, यानी इस सेल के तो ये समांतर क्रम में है और ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो आरबी और कुंजी के टू को जोड़ देंगे, ये हमारा परिपथ कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया नामांकित चित्र। प्रयोग में भी जब हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे तो सबसे पहले हमें नामांकित चित्र बनाना पड़ता है, इन सबका नाम बताना पड़ेगा। ईपी प्राथमिक सेल, कुंजी K1, आरएच धारा नियंत्रक, ई द्वितीयक सेल, आरबी प्रतिरोध बॉक्स, कुंजी K2, जी गैल्वेनोमीटर धारामापी, और जे विसर्पी कुंजी यानी जोकी। ये सब इनके क्या हो जाते हैं, नाम। उसके बाद में देखो इनके बारे में लिखना पड़ता है कि ये जो हमने डायग्राम बनाया इसके बारे में हम लिखें, कैसे कैसे सबको जोड़ा है। तो सिंपल उसमें लिखने का तरीका क्या है, पहले आप प्राथमिक परिपथ को लिख दो कि प्राथमिक परिपथ में सेल, ईपी, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सेल का जो प्लस सिरा है वो बिंदु ए से, और धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा बिंदु बी से जोड़ देते हैं। अब द्वितीयक परिपथ जब हम जोड़ेंगे, द्वितीयक परिपथ में सेल ई है, उसका प्लस सिरा ए से और माइनस गैल्वेनोमीटर से जो कि से। उसके बाद सेल के प्लस और माइनस के साथ आरबी और K2 को जोड़ देते हैं। ये इसकी संरचना हो गई पूरी। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं, क्रियाविधि हम कैसे करेंगे। क्रियाविधि तो देखो क्रियाविधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कुंजी K1 को बंद करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कुंजी K1 को बंद करेंगे, इस K2 को खुला रखेंगे, यानी ये ओपन रहेगी, ओपन। यहाँ बंद करने का मतलब क्या होता है, डॉट को लगा देना, और खुला करने का मतलब, ये बंद करने का मतलब ये नहीं जैसे हम स्विच ऑफ कर देते हैं, ऑफ नहीं है। यहाँ बंद करने का मतलब इसको क्लोज करना, यानी सर्किट को चालू करना। इन दोनों के बीच में एक डॉट रहती है, लैब में आपको दिखाएंगे। जो कुंजी रहती है वो इस प्रकार से बनी रहती है, ऐसे ऐसे। ये धातु की होती है, पीतल की बनी हुई, इसमें खाली जगह रहती है, और इसमें जब हम डॉट ऐसे लगा देते हैं, ऐसे डॉट, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे धारा प्रवाहित होने लगती है। कुंजी को बंद करना मतलब डॉट को लगाना, धारा चालू हो जाएगी। कुंजी को हटाना यानी खोलना मतलब ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब इनके बीच में एयर गैप आ जाता है, जिससे जो कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा। ध्यान रखना है, कुंजी को लगाने का मतलब परिपथ को चालू करना, और हटाने का मतलब परिपथ को बंद करना। तो कुंजी K1 को बंद कर देते हैं, कहने का मतलब परिपथ को चालू कर देते हैं, कुंजी K2 को खुला रखते हैं, ये ओपन है। तो उससे देखो होगा क्या, जब हम कुंजी K1 को बंद करेंगे, K2 को खुला रखेंगे, तो जो सेल ई है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, इस सेल ई से केवल गैल्वेनोमीटर से डायरेक्ट धारा जे में चली जाएगी, आरबी में धारा नहीं आएगी। यानी इस स्थिति में इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये खुले परिपथ में रहेगा। हमने पहले बात की थी कि खुले परिपथ में सेल के स्रों के मध्य जो विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो जब कुंजी K2 खुली रहेगी तो ये सेल खुले परिपथ में, उस समय जो विद्युत वाहक बल जो वोल्टता है या विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो कुंजी K1 को बंद करेंगे, K2 को खुला रखेंगे, और जो कि जे की सहायता से इस तार पे संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। तो सेल के खुले परिपथ में जो कि जे की सहायता से हम संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। मान लो संतुलन लंबाई आ गई कितनी, L1। क्या आ गई, L1। यदि संतुलन लंबाई L1 है और इस तार की या विभवमापी की हम विभव प्रवणता मान लेते हैं x है, तो हम खुले परिपथ में कह सकते हैं E बराबर x L1, समीकरण नंबर 1। देखो E खुले परिपथ में विद्युत वाहक बल लेते हैं, x इस विभवमापी की विभव प्रवणता हमने मान ली, और L1 क्या है, संतुलन लंबाई जब ये खुले परिपथ में है, या ब्रैकेट में लिख देंगे x बराबर विभव प्रवणता। ठीक है, तो सबसे पहले खुले परिपथ हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, कुंजी K1 को तो बंद ही रखेंगे, अब कुंजी K2 को भी लगा देंगे, और प्रतिरोध बॉक्स RB से, रेजिस्टेंस बॉक्स RB से एक R मान का प्रतिरोध निकाल लेंगे। यानी यहां से मान लो 2 ओम निकाल लिया, तो कुंजी K2 को बंद कर, कुंजी K2 को बंद कर, RB से R मान का
प्रतिरोध निकालते हैं। यानी दूसरा काम है, पहला काम था K1 को बंद किया, K2 को खुला रखा, संतुलन लंबाई L1 आ गई, E बराबर XL1। अब K2 को बंद करेंगे, यहाँ से R मान का प्रतिरोध निकालेंगे। देखो जैसे ही R मान का प्रतिरोध यहाँ से निकालेंगे, K2 को बंद करेंगे, तो अब इस परिपथ से भी धारा प्रवाहित होने लगेगी और जो R मान का प्रतिरोध है ये कुछ ना कुछ धारा को काम में लेगा। यानी अब जो सेल E है ये खुले परिपथ में नहीं रहेगा, ये बंद परिपथ में आ जाएगा और बंद परिपथ में सेल के स्रों पे जो उत्पन्न विभवांतर है वो कहलाता है टर्मिनल वोल्ट था, पहले पढ़ चुके हैं। यानी सेल के बंद परिपथ में यदि हम बात करें, सेल के बंद परिपथ में, तो सेल के बंद परिपथ में अब हम जोकी की सहायता से वापस संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ से R ओम निकाला, पहले हमने K1 पहले बंद थी, K2 को बंद किया, यहाँ से R ओम निकाला, ये क्या हो गया, बंद परिपथ। अब जो कि J की सहायता से वापस संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। मान लो अब संतुलन लंबाई आ गई L2, तो अब बंद परिपथ में जो विद्युत वाहक बल है वो V के टर्मिनल वोल्टता के बराबर आता है, तो V बराबर आ जाएगा XL2, समीकरण नंबर 2। यानी जब खुला परिपथ रहेगा, ये K2 खुला रहेगा, यानी यहाँ से कोई धारा नहीं जाएगी, तो E बराबर XL1। और जब K2 को बंद करके यहाँ से R ओम का प्रतिरोध हम निकाल लेंगे और संतुलन लंबाई वापस ज्ञात करें, L2 आ जाए, तो वो टर्मिनल वोल्टता होगी, उसे कहेंगे V बराबर XL2। ये दो हो गए हमारे जो प्रैक्टिकली हम इसको सोल्व करते हैं। दोबारा से ध्यान रखना है, सबसे पहले कुंजी K1 को बंद करोगे, K2 को खुला रखोगे, उस समय ये होगा खुले परिपथ में, और खुले परिपथ में होगा तो उस समय हम J की सहायता से संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। मान लो L1 आ गई, तो वो विद्युत वाहक बल है E बराबर XL1। अब क्या करेंगे, इस K2 को बंद कर देंगे, यहाँ से R ओम का प्रतिरोध निकालेंगे, उसके बाद में वापस संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। मान लो अब संतुलन लंबाई L2 आ गई, तो इस समय बंद परिपथ में जो विभवांतर होगा वो टर्मिनल वोल्टता कहलाता है और उसे हम V से लिखते हैं, तो V बराबर क्या आ जाएगा, XL2। यहाँ X हुई है विभव ध्रुवणता, ये एक्सपेरिमेंट से आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का। तो देखो अब हम मान लेते हैं, माना परिपथ में प्रवाहित धारा I है तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ये तो मान चुके हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r। क्योंकि इस परिपथ में धारा यदि हम I मान लें और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r मान लें, तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इस सेल के लिए जो टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला था, V बराबर E माइनस आई R यहाँ से हमने स्मॉल r आएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। तो हम पहले सेल के लिए फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो, इसके स्रों पे टर्मिनल वोल्टता V हो, विद्युत वाहक बल E हो, तो V बराबर E माइनस आई R। समीकरण 1 और 2 से यहाँ हमें R का मान निकालना है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आई R बराबर आ जाएगा, इसका पक्षांतर कर दो E माइनस V। तो यहाँ से R बराबर क्या आ गया, E माइनस V अपॉन I। अब ओम के नियम में हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, आई R। तो यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R। क्योंकि हमने I मानी है कि माना जो परिपथ में प्रवाहित धारा है वो I है, तो I का मान हम यहाँ से निकालेंगे, V अपॉन R यहाँ पुट करें, तो R का मान आ गया E माइनस V अपॉन R, R ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया E माइनस V अपॉन V इंटू R। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। आप ये डायरेक्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हो कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो होता है E माइनस V अपॉन V इंटू R। E और V का मान अभी हमने समीकरण 1 और 2 में निकाला था। देखो समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे। देखो R बराबर E का मान था XL1 माइनस V का मान था XL2, नीचे V का मान XL2 और इंटू R ओम प्रतिरोध जो आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं,
x को यहाँ से कॉमन ले लें ऊपर से, तो L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर, नीचे से भी x कॉमन आ जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो जो हमारा फॉर्मूला है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का वो आ जाएगा R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। ये तीन मान ही हमें चाहिए यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध याद करने। तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला आ गया L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखो कुंजी K1 को बंद रखेंगे, K2 को खुला रखेंगे, L1 ज्ञात हो जाएगा, L1 का मान हमारे पास आ गया। उसके बाद में यहाँ से R ओम निकालेंगे, मान लो आपने 2 ओम निकाला, R का मान 2 ओम आ गया, उसके लिए वापस संतुलन लंबाई हम ज्ञात करेंगे, वो मान आएगा, यहाँ पुट कर देंगे, R का मान आ जाएगा। तो ऐसे हम जो रेजिस्टेंस बुक्स है इससे R के मान बदल के, जैसे सबसे पहले 1 ओम के लिए निकाल लिया, फिर 2 ओम के लिए, 3 ओम के लिए, 4 ओम के लिए, 5 ओम के लिए, ऐसे 5 रीडिंग हमें लेनी होती है, या 6 रीडिंग ले तो 6 ओम निकाल लेंगे, 6 रीडिंग ले ली। पहले 1 ओम के लिए तो सब में देखो L1 सेम रहेगा, क्योंकि L1 के लिए हम ये R भी यूज में लेते ही नहीं है, L1 के लिए परिपथ खुला रहता है, तो एक बार L1 निकाल लेंगे वो 5 रीडिंग में काम में आएगा। उसके बाद आप R का मान चेंज करके L2 का मान बदल सकते हो और अलग अलग रीडिंग ज्ञात कर सकते हो, लेकिन उन सब का हम माध्य लेके R का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब दूसरा हम अनुप्रयोग देखते हैं, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो दूसरा हमारा अनुप्रयोग हो जाएगा विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। यानी हमारे पास 2 सेल हों तो उनके विद्युत वाहक बलों में हम किस प्रकार से तुलना करेंगे। तो देखो इसमें भी सबसे पहले हमें उनका डायग्राम बनाना है, फिर उसकी थ्योरी देखनी है, फिर उसकी क्रियाविधि देखनी है। तो सबसे पहले उसका नामांकित चित्र या परिपथ चित्र बनाते हैं। तो देखो परिपथ चित्र में हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राथमिक परिपथ, तो सेल EP कुंजी के और धारा नियंत्रक RH फिक्स है, ये प्लस माइनस सेल EP हो गया, कुंजी होगी K1 और धारा नियंत्रक आ गया RH। इसका प्लस है वो बिंदु A से जुड़ेगा, बिंदु A से, ये बिंदु B, और जो RH है इसका सिरा जुड़ जाता है बिंदु B से। ये प्राथमिक परिपथ फिक्स है। अब द्वितीयक परिपथ में देखो इस बार हमें 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, यानी 2 सेल जोड़ने हैं। तो सबसे पहले एक सेल ले लेते हैं, इसका विद्युत वाहक बल है E1, इसका प्लस सिरा इससे जुड़ेगा और माइनस सिरा एक द्विमार्गी कुंजी से जोड़ेंगे इस बार। उसके बाद में एक दूसरा सेल लेते हैं, उसका भी जो प्लस है वो A बिंदु से ही जुड़ेगा और जो माइनस है वो एक द्विमार्गी कुंजी से। तो देखो द्विमार्गी कुंजी में होता क्या है, 3 टर्मिनल रहते हैं जोड़ने के, जो इसका टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 टर्मिनल रहते हैं, यानी 3 कनेक्शन। एक सामान्य कुंजी है उसमें दोनों तरफ 2 टर्मिनल है, केवल 2 को जोड़ सकते हैं। इसमें एक बीच में टर्मिनल और होता है, बीच वाले टर्मिनल 2 से गैल्वेनोमीटर धारामापी G को जोड़ेंगे और धारामापी G से जो कि J को। जो द्वितीयक सेल है इसका विद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं E2। ये जो है ये है द्विमार्गी कुंजी, द्विमार्गी कुंजी। तो देखो द्विमार्गी कुंजी सिंपल सी, जैसे सामान्य कुंजी है उसमें एक डॉट रहता है ऐसे, लेकिन द्विमार्गी कुंजी में
ऐसे दो रहते हैं डॉट ये, तो एक कनेक्शन हम यहाँ कर सकते हैं, एक कनेक्शन यहाँ कर सकते हैं और एक कनेक्शन यहाँ कर सकते हैं। जबकि सामान्य कुंजी में केवल ये दो डॉट रहते हैं, ये अंतर है। इसमें दो मार्ग है, यानी एक बार हम कनेक्शन यहाँ करेंगे तो इन दोनों में कनेक्शन रहेगा, कनेक्शन यहाँ करेंगे तो इन दोनों में रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, और यहाँ हमें एक ही कनेक्शन करना पड़ता है। ये अंतर है द्विमार्गी कुंजी। तो देखो 3 टर्मिनल आ गए, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3, 1 2 3, इसको इस प्रकार से हमने बना रखा है द्विमार्गी कुंजी को। तो ये है द्विमार्गी कुंजी। परिपथ क्या है देखो दोबारा से सुनो। सबसे पहले सेल ईपी है प्राथमिक परिपथ में, इसका प्लस है वो बिंदु ए से जाएगा, माइनस कुंजी से जाएगा। कुंजी को धारा नियंत्रक से जोड़ देंगे, धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा बिंदु बी से और बैटरी का प्लस सिरा ए से आ गया। अब हमें 2 सेल काम में ले रहे हैं, दोनों सेल का विद्युत वाहक बल है E1 और E2, इनके दोनों के प्लस जुड़ेंगे हमेशा बिंदु ए से। जो माइनस है वो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 3 से जोड़ देंगे। सेल E1 का माइनस है टर्मिनल 1 से, और सेल E2 का जो माइनस है वो टर्मिनल 3 से। अब एक बीच वाला टर्मिनल बच गया 2, इस टर्मिनल 2 से एक गैल्वेनोमीटर G को जोड़ेंगे और गैल्वेनोमीटर G के दूसरे सिरे को विसर्पी कुंजी J से जोड़ देते हैं। ये तो फिक्स है, गैल्वेनोमीटर जाएगा विसर्पी कुंजी J पे, जिससे हम संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। अब देखो यहाँ करना क्या है, सबसे पहले इस कुंजी K1 को बंद करेंगे। जैसे ही हम K1 को बंद करेंगे तो परिपथ चालू हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप लेने के लिए यहाँ टर्मिनल 1 या 2 को या फिर 2 या 3 को लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुंजी K1 को बंद करते हैं, जिससे परिपथ क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। अब टर्मिनल 1 और 2 को बंद करते हैं हम, 1 और 2 को। तो देखो 1 और 2 को बंद करेंगे तो धारा यहाँ से आएगी और यहाँ से जाएगी, यानी यहाँ से जो धारा जाएगी वो केवल इससे, इस वाले सेल E2 में कोई धारा नहीं होगी। यानी इस समय परिपथ में कौन सा सेल होगा, E1। जब टर्मिनल 1 और 2 को बंद करेंगे तो जो सेल E1 है ये रहेगा केवल परिपथ में, और सेल E1 परिपथ में रहेगा तो हम जो कि J की सहायता से संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे वो किसके लिए आएगी, सेल E1 के लिए। तो सबसे पहले E1 के लिए संतुलन लंबाई, यानी E1 के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करें तो उसका तरीका सिंपल सा हो गया कि टर्मिनल 1 और 2 को बंद करेंगे, जिससे सेल E1 क्या आ जाएगा, परिपथ में आ जाएगा। अब जो कि J की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, संतुलन लंबाई। यदि संतुलन लंबाई आ जाए L1, कितनी आ जाए, L1, और इस विभवमापी की विभव प्रवणता x हो तो E1 बराबर क्या लिखेंगे, xL1, समीकरण नंबर 1। यानी जो सेल परिपथ में आ रहा है उसके लिए संतुलन लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, तो उसका विद्युत वाहक बल xL1 के इक्वल हो जाएगा। x क्या है, विभव प्रवणता, यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर विभव प्रवणता। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो टर्मिनल 1 और 2 को हटा देंगे यहाँ से, और अब 2 और 3 को जोड़ देंगे, 2 और 3 को। तो अब देखो धारा जो है वो E2 से जाएगी, E1 से यहाँ आके ब्लॉक हो गई, आगे यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं E1 में धारा नहीं जाएगी, E2 से धारा जाएगी। अब E2 से धारा जाएगी तो सेल E2 के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, संतुलन लंबाई। E2 के लिए संतुलन लंबाई। अब देखो जो कि J की सहायता से मानो E2 के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं, तो E2 के लिए हम मान लेते हैं संतुलन लंबाई कितनी है, L2। E2 के लिए संतुलन लंबाई क्या आ गई, L2। तो यहाँ समीकरण आ जाएगा E2 बराबर XL2, समीकरण नंबर 2। तो जब 1 और 2 टर्मिनल को बंद करेंगे तो E1 के लिए संतुलन लंबाई आ गई थी L1, E1 बराबर XL1। जब 2 और 3 टर्मिनल को बंद करेंगे तो E2 के लिए संतुलन लंबाई आएगी, वो आ गई L2, तो E2 बराबर क्या आ गया, XL2। प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं करते, इसका ध्यान रखना है। अब हमें तुलना करनी है तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, तुलना करनी है, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, तो ये आ जाएगा देखो E1 अपॉन E2 बराबर XL1 अपॉन XL2, XL2 XX क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाता है E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। ये आ जाती है दो सेलों में तुलना, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2।
अब देखो ये पहली रीडिंग आ गई। इसके बाद यदि हमें अलग अलग रीडिंग लेनी है तो धारा नियंत्रक को काम में लेते हैं। जैसे पहले धारा नियंत्रक को हमने स्थिर किया, L1 L2 निकाल लिए, पहली रीडिंग होगी। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको आगे खिसका देंगे। जैसे अब लैब में देखोगे धारा नियंत्रक ऐसे रहता है, उसके ऊपर एक खिसकाने वाला लगा होता है, जिससे हम जो धारा का मान चेंज करते हैं, यानी प्रतिरोध बदलते हैं, जिससे धारा बदल जाती है। तो इसको आगे पीछे खिसका के धारा बदलते हैं। पहली रीडिंग ले ली, उसके बाद थोड़ा सा इसको खिसकाएंगे, L1 ज्ञात करेंगे, L2 ज्ञात करेंगे, दूसरी रीडिंग आ जाएगी। फिर धारा नियंत्रक को थोड़ा सा खिसकाएंगे, फिर L1 L2 ज्ञात करेंगे, तीसरी, ऐसी 6 रीडिंग ले सकते हैं। उनका माध्य लेके हम इन दोनों सेलों का जो अनुपात आएगा E1/E2 का, वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों को ज्ञात करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी 3 एप्लीकेशंस है वो देखेंगे। थैंक यू।